दादाजी गंगाराम जी व रामस्वरूप जी कभी यहाँ अपने क्षेत्र में सूखा पड़ा था संवत 1995-96 में। तो उस टाइम उन्होंने समाज की सेवा की थी, अनाज के रूप में अनाज बांट के मतलब पूरे क्षेत्र में मुनादी करा दी थी कि भाई कोई भी इंसान भूखा ना रहे, कि तूने आज मेरी सेवा करी है और तेरे काम रुके हुए काम देख मैं कर रहा हूँ। मतलब अंदर से फील आ रही परमात्मा ये कह रहा है कि तू मेरी सेवा शुरू कर। लोग यहाँ तक कहने लगे कि ये तो पागल हो चुका है और ये तो फांसी खा के मरेगा एक दिन, क्योंकि कर्ज पे उठा उठा के संस्था को चला रहा है। कहते हैं सारी कायनात पूरी सृष्टि जब हमारा संकल्प अगर शुद्ध होगा ना तो पूरी सृष्टि उसको पूरा करने में लग जाएगी। और उसके उदाहरण आपके सामने गोकुलधाम आज खुद है। कितनी भी गोकुलधाम में कई बार बहुत सारी गौ माताएं ऐसी आती हैं कि किसी गौ माता के पेट में बच्चा मर जाता है और वो दर दर भटकती है गौ माता कि उसके बच्चे को कोई निकालने वाला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ये कहानी है उस शख्स की जिसने गौवंश को सड़क पर तड़पता देखा और मन में कुछ संकल्पित भाव लेकर के ऐसा एक गौवों की सेवा करने की ठान ली। शुरू में अकेला था, धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और आज हालात ये हैं कि न सिर्फ झज्जर में बल्कि दिल्ली और अन्य प्रदेशों में भी गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं और गौवों को निःशुल्क रूप से चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं। मुलाकात का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं सुनील निमाना जी से। सुनील निमाना जी, आपका स्वागत है। सुनील जी, हमारे देश में एक कहावत है और वो कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जड़ दूध दही का खाना। दूध को बचाने के लिए, पूत को बचाने के लिए बड़े बड़े संकल्प लिए जाते हैं। तो आपने दूध को बचाने के लिए किस प्रकार का आपके मन में ख्याल आया और किस तरीके से आपने बीड़ा उठाया और आपको किस प्रकार की लोगों से सहायता मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, गोकुलधाम में स्पेशली बीमार गौ माता की सेवा होती है। जो हमारा जो गोधन है, हमारी जो गौ माताएँ हैं, जो गौवंश है, पूरे भारत की रीढ़ हमारी गौ माता रही है आदिकाल से ही। लेकिन गौशालाएं बहुत थी हरियाणा में भी और पूरे भारतवर्ष में। लेकिन जो हमारी गौ माताएं जो बीमार हो जाती थी या कहीं दुर्घटना में घायल होती थी, उनकी व्यवस्था कहीं अच्छे ढंग से उनकी नहीं हो पा रही थी। तो उसको देखते हुए गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, उनकी जान बचाने के लिए हमने स्पेशली बीमार गौ माताओं के लिए ये हॉस्पिटल की व्यवस्था की थी। गौ सेवा का जिक्र करें तो ऐसा जिक्र आता है कि आपने गौवंश को सड़क पर तरसता देखा जी। उसके बाद आपके मन में संकल्पित भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना ऐसा है गौवों को ऐसी चिकित्सा मुहैया कराई जाए ताकि उनको लाभ मिल सके। इसके क्या मायने हैं? इसका ये अजीज, मेरा बचपन से ही भाव था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरे जो पूर्वज थे, मेरे परदादा जी गंगाराम जी व रामस्वरूप जी कभी यहाँ अपने क्षेत्र में सूखा पड़ा था संवत 1995-96 में। तो उस टाइम उन्होंने समाज की सेवा की थी, अनाज के रूप में अनाज बांट के मतलब पूरे क्षेत्र में मुनादी करा दी थी कि भाई कोई भी इंसान भूखा ना रहे, जिसको भी जो ज़रूरत है अन्न की जैसे भी, तो वो उस सेवा के रूप में उन्होंने वो कार्य किया था। अन्न बांटा था समाज में। तो समाज ने उनको जगत सेठ की उपाधि दी थी। तो जब हम छोटे थे बचपन में तो बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते थे उनकी कि भाई तुम्हारे परदादा जी ऐसे ऐसे समाज की सेवा करते थे। तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे जब उनकी वो कहानियाँ सुनते थे कि भाई हमें भी कुछ ऐसा ही कोई सेवा कार्य करना है जो उनकी जो आत्मा है उनकी शांति, उनको शांति मिले और उनकी आत्मा प्रसन्न हो। तो लेकिन ये नहीं था कि करना क्या है, क्योंकि बचपन में इतना वो भाव था नहीं। लेकिन ये मन में ज़रूर था कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है। 24 घंटे मन में एक ही लगन रहती थी कि कुछ बड़ा करना है। और पढ़ाई के साथ साथ परमात्मा की कृपा से काम धंधे भी अच्छे सेट थे। तो हमेशा मन में एक ही पीड़ा रहती थी कि परमात्मा मुझे जिस सेवा कार्य के लिए मुझे यहाँ भेजा है वो सेवा मुझे दो। मैं कई बार अकेला बैठ के रोता था अपने पूर्वजों को याद करके, परमात्मा को याद करके कि मैं यहाँ ये बिजनेस करने थोड़ी आया हूँ। मैं जिस सेवा के लिए मुझे भेजा है, जिस कार्य के लिए भेजा, वो कार्य मुझे वो सेवा दो। तो ऐसे ही एक बार मेरा भट्ठा था इधर भिवानी में, उधर मैं जा रहा था, सुबह सुबह की बात है। तो दादरी तोय के पास एक नंदी रोड से लगभग 2 किले अंदर मैं स्पीड से गाड़ी से जा रहा था। तो मेरी एक पल के लिए उस नंदी के ऊपर नज़र पड़ गई। तो मुझे अंदर से फील हुआ कि इसको कोई पीड़ा है। लेकिन मैं लेट हो रहा था तो मैं जल्दी में आगे निकल गया। और मन में एक मन तो कह रहा कि यार इसको है ना पीड़ा है, वापिस चल। लेकिन एक मन कह रहा कि नहीं, लेट हो रहा, फिर देखेंगे चल। मैं ऐसे करते करते नौरंगपुर मोड़ तक पहुंच गया, 5 किलोमीटर आगे निकल गया मैं वहाँ से लगभग। तो मन विचलित हो गया, नहीं रुकया गया। मैं गाड़ी को वापस घुमा के ले गया। तब तक वो नंदी रोड के नज़दीक आ गया था। तो मैंने उसको देखा कि उसके लिंग से ना खून टपक रहा है।
तो मैंने तुरंत भाई के पास फ़ोन किया घर पे, मैं भाई फटाफट है ना कोई गाड़ी किराए पे लेके आ और यहाँ एक नंदी खड़ा है, इसको किसी गौशाला में छोड़ के आओ। मैं उसको फ़ोन करके चला गया। तो शाम को मैं वापस आया, मैंने भाई से पूछा कि भाई क्या करा उसका, बोला भाई छोड़ आई। तो मगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बोला नहीं हम तो जैसे उसको चढ़ाने लगे ना तो एक बोलेरो गाड़ी वाला आया और बगैर रुकवाए उसने गाड़ी रोक के हमारी मदद करी चढ़ाने में और 100 रुपये दिए हमारे को कि भाई जहाँ भी इसको छोड़ कर मेरे नाम से भी 100 रुपये की पर्ची कटा देना। तो अंदर से तुरंत मतलब भाव आया कि परमात्मा ये चाह रहा है कि तू ये सेवा शुरू कर, तुझे मैं लोगों का मतलब तन मन धन से सहयोग कराऊंगा, आप ये सेवा शुरू करो। मैं अगले ही दिन सुबह वहाँ उस जो नंदी को जहाँ भेजा था गौशाला में, मैं वहाँ पे गया। तो मैंने उनसे पूछा भाई वो नंदी कहाँ है, तो बोला जी वो तो मर गया है, वो रात को ही मर गया था। बड़ी पीड़ा हुई। तो इतने में मैंने देखा कि नंदी वहाँ पे जाड़ पीस रहा है। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये जाड़ क्यों पीस रहा है, वो बोले जी इसका ना दर्द है इसलिए पीस रहा है। उसका अगला पैर यहाँ से कटा हुआ था, वो खो गांव से आया हुआ था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया खो गांव से है, खो मानेसर के पास पड़ता है। और वो बताया कि हैरो पे गिर गया था, जैसे दो नंदी आपस में लड़ रहे थे, तो हैरो पे गिरने से उसका पैर यहाँ से कट गया था। तो मैंने उनको बोला भाई इसको पट्टी क्यों नहीं कर रही, वो बोले जी पट्टी को ना मुँह से फाड़ लेता है। तो थोड़ा मैं उनके पीछे पड़ गया। तो वो बोले जी एक डॉक्टर अगर और व्यवस्था हो जाती तो हम इसकी सर्जरी कर देते। अब मुझे नॉलेज थी नहीं उस टाइम की भाई डेड स्किन पे सर्जरी नहीं हो सकती। मैं बोला ठीक है। तो रिलायंस SEZ ने हमारे क्षेत्र में एक डॉक्टर की व्यवस्था कर रखी थी, तो मैंने उनसे संपर्क किया। तो वो दादरी तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बैठे थे, डॉक्टर फोगाट थे वो उस टाइम। तो मैंने उनको बोला मैं आ रहा हूँ, गाड़ी लेके आप रेडी मिलो। मैं उनको बैठा के वापस उस गौशाला में गया। तो उन्होंने देखा, वो बोले जी भाई साहब इसकी तो सर्जरी तो नहीं हो सकती क्योंकि स्किन डेड पुराना केस हो गया है, तो क्या इलाज हो। वो बोले इसका छिक्का बनवा दो, पट्टी कर देंगे और छिक्का बनवा दो ताकि ये मुंह से उसको फाड़ेगा नहीं, चारे के टाइम छिक्का निकाल देंगे, बाकी टाइम छिक्का रख लेंगे। तो मैंने घर पे चाचा के पास फ़ोन करा, तो हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग हैं वो छिक्के जैसे बनाते हैं। तो मैं वहाँ से वो बनवा के लेके आया। तो पूरा दिन मतलब मेरा उसमें लग गया। शाम सुबह 9 बजे गया था, 4 बज गए पूरी व्यवस्था में। उसको अच्छे से पट्टी वट्टी करा के सारा चारा पानी करा के आया मैं। तो शाम को मैं जैसे ऑफिस पे आके बैठ गया, एक कंपनी में मैंने काम कर रखा था कंस्ट्रक्शन का। तो मेरा लगभग 26 लाख रुपए के आसपास मेरी पेमेंट रुकी हुई थी लगभग 2-2.5 साल से। तो मेरे मन में पता नहीं कैसे मतलब अचानक ऐसे चले ऑफिस चलते हैं उनके। मैं गया, उन्होंने जाते ही मेरा 26 लाख रुपए चेक बना दिया। अब वो चेक बनते मेरे अंदर फिर भाव आया, ओहो कि आज देख परमात्मा ये चाह रहा है कि तूने आज मेरी सेवा करी है और तेरे काम रुके हुए काम देख मैं कर रहा हूँ। मतलब अंदर से फील आ रही परमात्मा ये कह रहा है कि तू मेरी सेवा शुरू कर, तेरे काम को मैं अपने आप देखूंगा, तू मेरी सेवा कर। तो मैं उस दिन के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन उस गौशाला में जाने लग गया और वहाँ लगभग मेरे 12-15 केस हो गए। कोई एक्सीडेंट दिखाई देता, कोई बीमार दिखाई देता, उसको उठा के वहाँ भेज देता। तो खुद वहाँ खड़ा हो गया, उनकी ड्रेसिंग करा के आता, उनको दलिया चारा पानी व्यवस्था करके आता। और मेरी दादी जी को मैं रिपोर्ट करता था डेली शाम को आके। मेरी दादी जी प्रतिदिन मैं जैसे जब भी गौशाला में जाता एक दिन छोड़ के, तो कभी तिल का हलवा बना के देती गायों के लिए, कभी दलिया बना के देती, भाई उनको अच्छे से खिला के आना। तो बीच में भाइयों की शादी थी, मैं लगभग 10 दिन में नहीं जा पाया। 10 दिन बाद मैं गया तो मेरे सारे केस में डेड मिले, मुझे मर चुके थे। तो बड़ा कष्ट हुआ कि भाई अब तक तो सारे ठीक थे, एकदम मैं 10 दिन नहीं आ पाता, ऐसे कैसे मर गए। तो मैंने दादी जी को बताया, दादी जी के मुंह से निकल गया कि भाई ऐसा कर तू अपने है ना अलग से हॉस्पिटल खोल, गौशालाएं बहुत है लेकिन बीमार की व्यवस्था कहीं नहीं है। माँ ठीक है दादी जी। तो मन में था बचपन से ही कुछ बड़ा करना, दादी जी ने वो तो दादी की प्रेरणा से ही आपने ये काम शुरू किया। एक बात आती है सुनील जी, पुराने लोग कहते हैं, बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि निंदक नीडे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जब कोई कहते हैं कि कोई भले का काम करता, कोई जो ना समाज की सेवा करता है, तो कई बार उसके आलोचक भी पैदा हो जाते हैं। तो क्या आपको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल। किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसे महापुरुषों ने भी कहा है कि जब भी आप लीक से हटके काम करेंगे, कोई भी आप लीक से हटके काम करने जाओगे, तो सबसे पहले आपका मजाक बनाया जाएगा, फिर आपका विरोध होगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग साथ हो लेंगे। वही हमारे साथ हुआ। जब हमने सेवा शुरू की तो लोग ये कहते थे कि भाई 100 गाँव से गौशाला नहीं चलती, ये अकेला बच्चा क्या गौशाला चलाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य अलग था। गौशाला तो देखो जहाँ 10 गायें हो जाती है वो गौशाला ही बोली जाती है। मेरा उद्देश्य बीमार गायें का था, क्योंकि बीमार की कहीं भी व्यवस्था नहीं थी। गौशालाएं तो पूरे क्षेत्र में बहुत सारी हैं,
तो लोगों ने खूब मजाक बनाया कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर है, ये तो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के चक्कर में लगा हुआ, इसके पास तो बहुत ब्लैक मनी है। मतलब जैसे लोगों के सोच वैसे विचार। कोई बोलता नहीं नहीं इसने तो एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, कोई बोलता नहीं ये तो ना बस बिजनेसमैन है, ये तो बिजनेस के लिए कर रहा है, खाने के लिए कर रहा है। तो जैसे लोगों के भाव थे वैसे लोग करते रहे। एक समय वो गुजरता गया, हम सेवा में लगे रहे। धीरे धीरे लोगों ने फिर वो मजाक छोड़ के विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ भी अच्छी सेवा होगी कोई भी आदमी आके देखेगा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छी सेवा हो रही है, तो जहाँ अच्छी सेवा नहीं होगी वो कहीं ना कहीं जाके बोलेगा कि भाई वहाँ तो बहुत अच्छी सेवा हो रही है, यहाँ अच्छी सेवा क्यों नहीं हो रही। तो विरोध शुरू हो गया कि भाई ये तो इसके कारण तो हमारे को सुनना पड़ रहा है बहुत सारे लोगों को। तो धीरे धीरे विरोध शुरू हो गया। जो गौशाला से जुड़े हुए जो लोग थे, जो दानी सज्जन थे, यहाँ तक जो हमारे जो विरोधी थे या जो शुभचिंतक थे वो दानियों तक पहुंचने लगे। अगदी वो तो बिजनेसमैन है, ये है वो है, कुछ नहीं है वहाँ। तो बताते ही फोन करके सुनील जी ऐसे ऐसे आज आपके शुभचिंतक आए थे और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हमने तो बोल दिया कि भाई हम कोई विदेश में थोड़ी बैठे कि भाई सुनील को वीडियो बना के भेज रहे। हमने तो खुद आगे जाके आंखों से देखा कि वहाँ कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था है, बीमार गायों की सेवा हो रही है और अच्छे भाव से सेवा हो रही है। तो विरोध हुआ। अब धीरे धीरे वो समय गुजरता गया। अब लोगों ने देखा कि ये तो पागल है, ये तो लगा पड़ा इसमें। लोग यहाँ तक कहने लगे कि ये तो पागल हो चुका है और ये तो फांसी खा के मरेगा एक दिन, क्योंकि कर्ज भी उठा उठा के संस्था को चला रहा है। तो अब ऐसा समय आ गया कि ये सेवा प्रमाणित हो चुकी है। 10 साल से ज़्यादा हमारे को हो चुके हैं। आज 84,000 से अधिक गायों का हम इलाज कर चुके हैं 10 सालों में, पिछले 10 सालों में। तो जो लोग विरोध करते थे वो लोग आज आगे सामने से खुद ये बोलते हैं कि भाई साहब हम है ना शर्मिंदा हैं, आप अपने सत पे और आपने जो सेवा करी और आज हम नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने लोगों को भ्रम में डालने का बिल्कुल प्रयास स्वीकार किया उन लोगों ने। वो बोलते हैं कि भाई साहब हम खुद शर्मिंदा हैं कि हम आपकी कटती करते थे, आपकी बुराई करते थे, लेकिन आपने कभी ना हमारे को बोला ना किसी को बोला, आप अपनी सेवा में लगे रहे और आज हम आपको नमन करते हैं सेवा के लिए, ऐसा लोग बोलते हैं। अब एक चुटकीला प्रश्न कर रहा हूँ आपसे जी, कि लोग कहते हैं कि आप बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं जी, कभी अन्न को त्याग देते हैं, कभी नंगे पैर चलना शुरू कर देते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? नहीं जिद्दी पना नहीं है वो, उसको जिद्दी पना तो वो लोगों के विचार से होगा। क्या होता है, जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं होंगे, संकल्पित नहीं होंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और मेरा एकमात्र जैसे संकल्प है कि भाई कोई भी जीव, हर जीव का अधिकार चिकित्सा का अधिकार है, कोई भी जीव इलाज के बिना ना रहे। और गौ माताएं तो हमारी, ये तो भगवान की भगवान ठाकुर जी की आराध्या है, तो इनसे ऊपर तो कुछ नहीं, गौ माता तो सर्वोपरि है। तो जब भी कोई ऐसा समय आया है, कठिनाई का समय आया, तो मैंने संकल्प लिया परमात्मा के सामने कि भाई प्रभु नहीं, नंगे पैर रह करके, नंगे पांव रह करके आमरण अनशन करना जी, तो भगवान भी नहीं कहते कि आप जो ना मतलब मेरी भक्ति तो करो, लेकिन उसके लिए आप इस प्रकार से अनशन त्याग दो। आप नहीं, क्या होता है जब हम संकल्प लेते हैं तो कहते हैं कि सारी कायनात, पूरी सृष्टि, जब हमारा संकल्प अगर शुद्ध होगा ना तो पूरी सृष्टि उसको पूरा करने में लग जाएगी। और उसका उदाहरण आपके सामने गोकुल दामाद खुद है। कितनी विपरीत परिस्थितियों में संस्था यहाँ आके पहुंची है और पूरे आज लगभग 4-5 स्टेटों में हम सेवा दे रहे हैं। गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ जी, ये नाम रखने के पीछे क्या रहस्य है? ये उस परमात्मा का ही विचार था। और जैसे गोकुल धाम तो जहाँ कृष्ण जी ने वहाँ अपनी लीलाएं रची हैं, जन्म लिया है। और दूसरा महातीर्थ, हमारा जो भाव है वो हम माता पिता की भांति इन गौ माताओं की सेवा करते हैं। जैसे घर में हमारे माता पिता जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनके उस भाव से ही हम इन गौ माताओं की सेवा करते हैं। इसलिए महातीर्थ और गौ सेवा तो हम कर ही रहे हैं। आप हरियाणा में ही नहीं, दिल्ली में भी, कोलकाता तक सेवाएं दे रहे हैं। और अब ये भी मुझे पता लगा है कि आपने उड़ीसा में भी इस प्रकार से कोई गौओं की सेवा के लिए कोई चिकित्सालय शुरू किया है। इसके पीछे क्या कारण? इसका ये है कि जैसे हर आदमी की भूख बढ़ती है। कोई किसी लाइन में होता है, जैसे कोई बिजनेस में होता है कि भाई मुझे तो पैसे की और पैसा चाहिए और बिजनेस बढ़ाना है। तो हम इस सेवा में हैं तो मेरी मतलब दिन प्रतिदिन पूरा 24 घंटे यही मंथन चलता कि हम और क्या कर सकते हैं इनके लिए। अब मैंने 24 घंटे पूरा आजीवन संकल्प ले रखा है, मैं आजीवन गौ माता की सेवा करूँगा। तो उस संकल्प जो मैंने ले रखा है, मैंने जो अपना शरीर तन मन धन इस सेवा में लगा रखा है, उसका समाज को फायदा होना चाहिए। अब एक गाय की सेवा कर लो आप इस जीवन में, पूरे भारत की गायों की सेवा कर लो। तो परमात्मा ने मौका दिया, पता नहीं आगे मिलेगा कि ना मिलेगा। तो मेरा भाव ये कि जितना भी गोधन हमारा पूरे भारत के अंदर, अगर वो कहीं भी बीमार है, दुर्घटना में घायल है, उस तक हम सेवा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मैं खुद को उसमें
पाप का भागी मानता हूँ। सुनील जी, गृहस्थाश्रम को सबसे बड़ा तप माना गया है जी। और गृहस्थाश्रम में रह करके ही आप इस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। क्या कोई पारिवारिक रूप से आपको कोई परेशानी नहीं आती इस मामले नहीं, में? ऐसी कभी कोई परेशानी नहीं है। परिवार पूरा मेरा साथ देता है और पूरा परिवार इस सेवा के लिए साथ खड़ा रहा है, पीछे भी और आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बताते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी राज्यपाल तक यहाँ का दौरा कर चुके हैं और आपकी प्रशंसा भी कर चुके हैं। तो क्या कुछ सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद करते हैं? कोई सरकार से कोई किसी प्रकार का आपको अनुदान मिला इस मामले में? अनुदान पीछे मिलता था, अभी सरकार की तरफ से जो अनुदान आ रहा है वो बीमार गायों के लिए नहीं आ रहा, वो स्वस्थ गायों के लिए आ रहा है। तो जो भी है सरकार का अपनी उनकी नीतियां हैं, अपने हिसाब से जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं। मौजूदा समय में यहाँ आप गौओं को चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं जी। तो कितनी चिकित्सकों की टीम यहाँ पर आपके पास है? किस प्रकार की सेवाएं वो लोग करते हैं? हमारे पास 30 से 32 डॉक्टरों की टीम रहती है जो 24 घंटे सेवाएं चलती हैं। अगर रात के समय में भी ऑपरेशन करना है तो पूरी टीम रात के समय में ही ऑपरेशन करेगी। वैसे दिन का स्टाफ अलग है, हमारा रात का अलग है। 24 घंटे हमारी सेवाएं जारी हैं, चाहे हमारी चिकित्सा की सेवा हो, चाहे एम्बुलेंस सेवा हो, बारिश हो, आंधी तूफान, गर्मी सर्दी, कोई कभी भी हमारी सेवाएं, न एम्बुलेंस सेवा बाधित होती है, न हमारी चिकित्सा सेवा बाधित होती है। आपकी गौशाला में पिछले दिनों एक बछिया का जन्म हुआ था जी। उस बछिया के जन्म पर रामायण का पाठ हुआ जी। पीड़िए की रस्म अदा की गई जी। वो बड़ा चर्चित रहा था मामला। वो क्या मामला था? वो हमारी साक्षात कामधेनु जो गौ माता है उनको बेटी हुई थी गंगा, तो उस समय हमारा वो अनुष्ठान था और इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाली साक्षात कामधेनु गौ माता यहाँ विराजमान है। मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो गौशाला खुलने से पहले परमात्मा ने मुझे दिखा दिया था कि बेटा तू कुछ नहीं करेगा, कदे कल ने अहंकार पाड़ बैठे, जो करना है परमात्मा खुद स्वयं कर रहा है। तो हम तो निमित्त मात्र, हमारा सौभाग्य है कि जो परमात्मा ने इस शरीर को इस सेवा के लिए चुना है और साक्षात कामधेनु गौ माता यहाँ पर विराजमान है। उन्हीं के आशीर्वाद से पूरी सेवा चल रही है। हम कहीं मांगने नहीं जाते हैं और कई बार कोशिश भी करते हैं कि भाई कुछ समाज से इकट्ठा करके ले आएँ तो सेवा और बढ़ जाए, लेकिन खाली हाथ वापिस आना पड़ता है। और गौ माता को जब हम बोलते हैं, जब उनको जो व्यवस्था जो चाहिए वो खुद व्यवस्था कराती है। ऐसी सेवा चल रही है। हरियाणवी गायक रही हैं, हरियाणवी डांसर रही हैं, हरियाणवी कल्चर में अपने आप को रमा देने वाली रही हैं। सपना चौधरी का विशेष रूप से आपकी गौशाला से जुड़ाव रहा है। जी जी। और उनका जुड़ाव कैसे बना? उनका जुड़ाव, एक बार गौशाला में एक प्रोग्राम था हमारा एनुअल, उस टाइम उनको प्रोग्राम के लिए यहाँ पर बुलाया गया था गोकुल धाम में। मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो जो हमारे गोभक्त साथी थे उन्होंने बहन जी को बुलाया था और उस टाइम जैसे वो आगे स्टेज पे प्रोग्राम देने लग गई, जैसे और भी गौशालाओं में जैसे प्रोग्राम देती हैं, तो हम थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो मैंने मना कर दिया कि बहन जी ये तो इस प्रकार का प्रोग्राम तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो पब्लिक नाराज़ हो गई कि भाई हमें तो ऐसा प्रोग्राम चाहिए। तो काफ़ी बुजुर्ग थे वहाँ पे प्रोग्राम में, वो नहीं मानने, बोले बेटा कोई नहीं, अब की बार तो कर लेने दे, आगे से अपना देख लेना। तो मैं रोने लग गया और गायों में आके अपना मैं चारा पानी करने लग गया। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, मगा ये बहन जी का आखिरी प्रोग्राम होगा, मैं आगे से कभी ऐसे प्रोग्राम के लिए उनको कभी इन्वाइट नहीं करूँगा। तो दूसरे दिन बहन जी जैसे प्रोग्राम करके बाहर निकलने लगी, तब मैंने बहन जी को बोला, माँ बहन जी मुझे 5 मिनट आपकी चाहिए। तो बोली जी भाई साहब बोलिए। माँ एक बार आपको व्यवस्था दिखानी, सेवा दिखानी है। मैंने उनको पूरी गौशाला दिखाई, जो जितनी बीमार गायें थी वो दिखाई, तो वो रोने लगी सेवा को देख के। और वो बोली भाई साहब मुझे पता नहीं था कि यहाँ ऐसी सेवा होती है, मुझे प्रोग्राम के लिए बोला था इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। तो 22,000 रुपये उस टाइम हमने 2 दिन का बहन जी को सेवा दी थी। 2100 रुपये की पर्ची वहीं उसी टाइम बहन जी कटवा के गई और 44,000 रुपये का तूड़ा अगले दिन उन्होंने बीमार गायों के लिए भेजा। उसके बाद हर महीने कभी बहन जी खुद आती, कभी उनका भाई आता, कभी माता जी को भेजती। हर महीने कभी दवाइयों का सहयोग, कभी चारे का, कभी गुड़ का, मतलब हर महीने उनका सहयोग रहा। और जब संस्था बिल्कुल विपरीत समय संस्था के ऊपर था, मतलब उस समय बहन जी ने 25 लाख रुपए की मदद इस ज़मीन को खरीदने में बहन जी ने करी, और भी 25 लाख रुपए स्वयं अपनी तरफ से करे और दूसरे जो गौ भक्त उनके जो मिलने वाले थे उनसे भी सहयोग कराया। और जब भी अब गोकुल धाम में कोई प्रोग्राम होता है तो वो उनकी तरफ से फ्री, पूरी टीम उनकी तरफ से आती है और एक सभ्य तरीके से गौ माता के लिए यहाँ प्रोग्राम वो करती हैं। आपकी एम्बुलेंस का पूरे देश में जिक्र होता है जी। और कहते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर से भी आप असहाय गऊ को चिकित्सा मुहैया कराने के लिए अपनी एम्बुलेंस गाड़ी तक भेज देते हैं और उसे यहाँ पर लेकर के आते हैं।
क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? जी बिल्कुल। गोकुल धाम में जो अभी एम्बुलेंसों की व्यवस्था, अभी 16 एम्बुलेंस हैं। आज तक का गोकुल धाम का रिकॉर्ड रहा है कि कहीं से भी पूरे भारत से कहीं से भी फ़ोन आया हो, हमने मना नहीं किया है। एक बार शिरडी से फ़ोन आ गया। शिरडी से पहले गांव पड़ता मालेगांव से कॉल आई हमारे पास कि भाई यहाँ पे एक गाय है और वो आश्रम में एक महाराज जी थे, वो शरीर पूरा कर गए हैं, तो वो गाय यहाँ पर लेटी हुई, यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है और उसको कीड़े चल रहे हैं। हमने एम्बुलेंस भेजी। उस टाइम हमारे पास डीजल के लिए पैसे भी नहीं थे। 25,000 रुपये उधारे लेके किसी से हमने वहाँ गाड़ी भेजी। एक हफ्ते में गाय उसको उस गौ माता को वापस लेके हमारी एम्बुलेंस आई। 1200 किलोमीटर जाना और 1200 आना, 2400 किलोमीटर का रन करके एम्बुलेंस उसको ले गई। 25,000 रुपया डीजल लग गया उसमें। दूसरा, अभी पीछे उड़ीसा से हमारे पास एक कॉल आई, तो उड़ीसा से हमने उस भाई से बात करी। वो बोला जी, लड़का जो वहाँ सेवा करता था, वो बोला जी मैं सेवा बंद करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों भाई? वो बोला जी यहाँ गरीब क्षेत्र और कोई सपोर्ट नहीं करता हमारे को, और मैंने ना कर्ज ले लेके मैंने इस सेवा को चलाया है, लेकिन अब मैं इसको बंद करूँगा और मेरे पास 3 केस हैं, उनको आप ले जाइए। तो मैंने उनको बोला भाई हम इन 3 को तो ले जाएंगे, लेकिन आप सेवा बंद मत करो। आपको जितनी भी मदद चाहिए, कि आपको चाहिए मेडिसिन चाहिए या पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, हम अरेंज करेंगे, डॉक्टर चाहिए, हम सब करेंगे। हमने एम्बुलेंस भेजी दादाजी यहाँ से, तो 1800 किलोमीटर यहाँ से उड़ीसा पड़ा। 1800 जाना 1800 आना, 3600 किलोमीटर गाड़ी रन करके उसको लेके 50,000 रुपया डीजल लग गया हमारा उसको लाने में। तो मैंने उस लड़के के लिए यहाँ से लगभग 40 से 50,000 रुपये की दवाइयाँ भी भेजी। तो जैसे ड्राइवर वहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया कि भाई साहब यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा और मैंने वहाँ उस लड़के के प्लॉट में एक टेम्परेरी साइड की व्यवस्था करा के दूसरी एम्बुलेंस वहाँ पे अरेंज कराई, अपनी यहाँ छोटी एम्बुलेंस भेजी, डॉक्टरों के 2 डॉक्टर वहाँ छोड़े और पूरा उसकी व्यवस्था अब गोकुल धाम यहीं से देख रहा है। परिवार के बारे में बताएं, परिवार क्या करता है और परिवार में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी कैसे संतुलन बना के रखते हैं आप लोग? परिवार की जो जिम्मेदारियाँ वो मेरी बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ उन जिम्मेदारियों से बिल्कुल फ्री हूँ। और जो छोटे भाई है मेरे, वो सारा जो मेरा बिजनेस था, जो मेरा काम धंधे थे, सब मेरे छोटे भाई देखते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम है, RMC के प्लांट है दादरी तोय में, जो प्रॉपर्टी का काम है, जो भी काम है सारा भाई देखते हैं खुद। भविष्य के लिए क्या सोच है? इस सेक्टर के लिए क्या कुछ नया करना चाहते हैं? भविष्य के लिए दादाजी हमारा संकल्प ये है कि सबसे मेरे 4 संकल्प हैं अभी। सबसे पहले गौ माता। कोई भी देखो, हर जीव का चिकित्सा का अधिकार होता है और गौ माता सर्वोपरि है। तो जितने भी हमारे जीव हैं, खासकर गौ माताएं, पूरे भारत के अंदर हम हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, हर स्टेट के अंदर, ताकि कहीं भी पूरे भारत के अंदर कहीं भी एक्सीडेंट हो तो मैक्सिमम उस 30 मिनट के अंदर हमारी एम्बुलेंस सेवा उस तक पहुंच पाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश अभी दिल्ली में स्टार्ट हो गया है, कलकत्ता में है, उड़ीसा में है, धीरे धीरे गौ माता आगे और बढ़ा रही है सेवाएं। और गाय के साथ साथ हम शिक्षा पे काम करना चाह रहे हैं बड़े स्तर पे, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा दोनों सेवा का रूप हमारे पुराने टाइम में रही है, लेकिन आज का जो समय है वो बिजनेस बना दिया, शिक्षा भी और चिकित्सा भी। तो किसी भी अगर राष्ट्र को बदलने की बात आती है, भाई राष्ट्र को बदलना है, तो उसके शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो अभी हमने छोटे स्केल पे हमने सेवा शुरू की है। हमारे गांव का ये जो स्कूल था सरकारी, वो बंद होने वाला था, तो उस स्कूल को हमने संभाला है अभी। उसमें बाउंड्री मेंटेन की है, बाउंड्री का मेंटेनेंस करा है, पार्क वगैरह और बच्चों के लिए बेंच वगैरह, ड्रेस हैं, और 7 टीचर हमने उसमें स्कूल में दिए हैं, 3 सफाई वाले। तो छोटे स्केल पे हमारी सेवा शुरू होगी। आने वाले समय में हमारा भाव है, करने वाला तो परमात्मा खुद है, कि भाई क्षेत्र के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो और बच्चों के अंदर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ये नहीं है कि जो आज की जो शिक्षा है, उसके आज जो शिक्षा हमारी, वो बच्चों को नौकरों की तरफ, मतलब नौकरशाही की तरफ लेके जा रही है। भाई आपने नौकरी करनी है, वो बचपन से एक बात भरते जा रही है कि आपने नौकरी करनी है, लेकिन नौकरी है नहीं, मिल नहीं रही, बच्चे फिर डिप्रेशन में जाते हैं, गलत लाइन में चले जाते हैं बच्चे। तो हम जो स्कूल जो खोलेंगे वो गुरुकुल टाइप खोलेंगे, और हमारे उन गुरुकुलों के अंदर जो पुरानी हमारी पद्धति थी, शिक्षा पद्धति और आधुनिक, और स्किल पे ज़्यादा काम करेंगे। जब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों से निकलेंगे तो वो अपने खुद के स्टार्टअप कर सकते हैं। अब क्या हो रखा है कि बच्चा बनना चाह रहा डॉक्टर, और बच्चे पेरेंट्स उसके कह रहे हैं नहीं डॉक्टर नहीं बनना तेरे को तो इंजीनियर बनाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में बच्चा ना डॉक्टर बन पाता ना इंजीनियर बन पाता है। तो जिस बच्चे की जो लाइन होगी, जिस लाइन में जिस बच्चे की रुचि होगी, हम उसी पे फोकस करेंगे। तो ये हमारा शिक्षा क्या रहेगा। दूसरी आती हमारा ह्यूमन के लिए चिकित्सा। आज सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वो पर्याप्त नहीं है। गरीब आदमी आज अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, न बच्चे को पढ़ाने में सक्षम है, न इलाज कराने में। तो आने वाले समय में हम हॉस्पिटल, इंसानों के लिए भी हॉस्पिटल का भाव है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो परमात्मा ने करना है। तो
फ्री चिकित्सा के साथ साथ हम फ्री शिक्षा ये भी हम करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हम कृषि पे, जैसे आज आप उद्योगों की बात करिए, छोटे से छोटी कोई भी चीज़, जैसे माचिस से लेकर हवाई जहाज तक आप देख लीजिए। पहले कंपनी कोई भी प्रोडक्ट निकालती है, उसका खर्चा निकालती है, इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है, उसके ऊपर इतना % अपना मार्जिन रख के जब रेट निकालते हैं। लेकिन किसान का क्या है कि किसान खुद अन्न पैदा करता है, लेकिन रेट सरकारें उसका तय कर रही हैं। तो हम कृषि पे भी काम करेंगे कि भाई जो हमारे जो किसान भाई हैं, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो आप उस पर खेती करिए और ऑर्गेनिक खेती करिए, क्योंकि जो आज पेस्टिसाइड की जो खेती हो रही है उससे सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। पंजाब में आप देखिए कि कैंसर के नाम से स्पेशल ट्रेन चल रही है कि कैंसर, उस ट्रेन का ही नाम कैंसर ट्रेन है, इतने बड़े पैमाने पर कैंसर हो रखा है। तो कहीं ना कहीं हम जो पेस्टिसाइड से जो खेती हम करते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, वो सारा बीमारियों का घर है। तो ऑर्गेनिक खेती पे हम काम करेंगे। जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नशे का प्रभाव युवाओं में ज़्यादा कारगर हो रहा है, तो उसको भी दूर करने को किसी प्रकार कोई जागरूकता कैंप वगैरह कोई आपकी संस्था कुछ प्रकार से करने जा रही है? अभी हाल में तो उसका नहीं करे, उसका हम शिक्षा पे ही, जैसे अभी कोई पेड़ बड़ा हो गया, जैसे अब उसको जैसे सीधा चलाने के बजाय, जैसे जो नए पौधे हैं हमारी, जो बच्चे, हमारे देश का जो भविष्य है, हम उनमें ही हम इस प्रकार से राष्ट्र के लिए जो भाव है वो उत्पन्न करेंगे और वो बच्चे राष्ट्र के लिए तैयार होंगे। शिक्षा रहा इसका अपना नशे का, अभी ऐसा कोई हम कार्य उस पर नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में उस पर हम करेंगे जरूर। धनवंता मत जामिए, जामो तो गुणवंत, और धनवंतों गुणवंतों के द्वार पर खड़े रहें धनवंत। गुणों की खान सुनील निमाना जी से आज आपको रूबरू कराया कि किस प्रकार से भविष्य की इनकी क्या योजनाएं हैं। ऐसी हस्ती से अगली बार फिर मुलाकात होगी। हरियाणा टॉप के लिए नरेश खुहाल कैमरामैन के साथ प्रथम शर्मा।